नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। और पहले बात महिलाओं की। इस बार यूपीएससी के नतीजों में 1/3 सीटों को महिलाओं ने हासिल कर लिया है। महत्वपूर्ण है कि 2022 के आए नतीजों में 66% पुरुष और 64% सीटें महिलाओं ने हासिल की हैं। 2021 में 74% पुरुष और 26% महिलाओं ने यह हासिल की थी। यानी पिछले एक साल में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास ये भी रहा कि पहले 4 स्थानों में भी महिलाओं ने इनको हासिल किया है। टॉप 25 पोजीशन में आपको बता 12 महिलाएं हैं। टॉप 10 में भी 6 लड़कियां हैं जिन्होंने इनको हासिल किया है। तो इशिता किशोर जिन्होंने पहले रैंक हासिल की है, गरिमा लोहिया जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है और उमा हरती एन जिन्होंने तीसरी रैंक हासिल की है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल रहे हैं एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही से ये जो महिला शक्ति जिस तरह से प्रदर्शित हो रही है, इसके क्या मायने हैं, इन 3 फर्स्ट 3 रैंक होल्डर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इशिता, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पहली रैंक यूपीएससी में, बहुत बधाई। इतना प्रतिष्ठित ये सर्विसेज है और लड़कियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। कैसे देख रही हैं इसे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं अच्छा लग रहा है, बल्कि इस बात का भी बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है कि पहले 4 पोजीशंस लड़कियों ने हासिल किए हैं। और चाहे अब वो स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो, लड़कियां बिल्कुल टॉप पर हैं। इशिता, कुछ साल पहले तक सिर्फ 20% लड़कियां ही चुनाव इस तरह से उनका होता था चयन। अब 64% हो गया। एक साल में 9% की बढ़त। क्या असेसमेंट है आपका? मेरा असेसमेंट यही है कि जैसे जैसे वक्त में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा मौके दे रहे हैं। मोर चांसेस आर बीइंग गिवन टू द गर्ल्स एंड इनको बस मौका देने की देरी थी। मुझे बस मौका मिलने की देरी थी। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया एंड मैं इसीलिए कहूँगी सारी फैमिलीज़ को कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उन्हें वो मौका दें, वो बिल्कुल खरी उतरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साथ 1/3 सीटों में महिलाओं ने हासिल किया। समाज में क्या आप कुछ बदलाव देख रही हैं? बदलाव यही लग रहा है दैट दिस इज द डॉन ऑफ अ न्यू इंडिया। एक नया दौर है ये इंडिया में, जहां लड़कियां हर फील्ड में, ना कि सिर्फ सिविल सर्विसेज, हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ग्रास रूट्स लेवल तक, बिल्कुल लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी तक हम लड़कियों को एनकरेज करें। हम उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की वो प्रोत्साहन दें और हम उन्हें कहें कि कम आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी, हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बिल्कुल। फोकस एरियाज क्या रहेंगे आपके? जी, आईएएस एक सर्विस है जहां बहुत डाइवर्सिटी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। पर अगर मैं एक क्षेत्र बोलूं तो वो बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट है, जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई होप दैट अदर गर्ल्स हैव द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड। बिल्कुल। और आखिर में इशिता, आप ने भी तीसरे अटेम्प्ट में सफलता आपने हासिल की। फेलियर को देखकर आप क्या बताएंगे और उम्मीदवारों को, क्योंकि कितनों का दिल टूट जाता है, परिश्रम, कितनी मेहनत, इसमें लगन की जरूरत होती है। जरा फेलियर को एक्सप्लेन कर दीजिए जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके लिए। जी, हमें ये समझना होगा कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड क्योंकि मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेले हैं तो बहुत जल्दी सीख लिया था कि हार जीत चलती रहती है। उस पर हमें बहुत ज़्यादा उससे निराशा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी गलतियाँ ढूंढनी चाहिए। फेलियर क्यों हो रहा है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवरसेल्व्स। डोंट स्टॉप एट द फेलियर, डोंट लेट द फेलियर स्टॉप यू। आगे बढ़ते रहें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए गरिमा। और अब हमारे साथ हम बात करेंगे गरिमा लोहिया से। अभी इशिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अब गरिमा लोहिया से बात करेंगे। गरिमा को दूसरी रैंक मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जुड़ने के लिए। इतने प्रतिष्ठित इम्तिहानों में आपने ये रैंक हासिल की है। बधाइयों का तो सिलसिला रुक नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है। आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव अचीवमेंट और मुझे हमेशा से ऐसा कुछ देखने का मन था और ये इसी बार हुआ जिस साल मैंने भी रैंक हासिल की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
बिल्कुल, लड़कियां इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, इस तरह से 20% से 34%, एक साल में 9 इतना इजाफा जो हुआ है, क्या बदलाव हुआ होगा? हाँ मैम, आजकल इंस्पिरेशन बहुत है, रोल मॉडल्स बहुत है और लोग पेरेंट्स भी अपने डॉटर्स को बहुत इंकरेज कर रहे हैं एंड एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव. आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड इट विल गो ऑन टू इम्प्रूव. जी, परिश्रम की कहानी हमारे दर्शकों को बताइए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है. जी मैम, मैंने अपने पहले प्रयास में मैं अपना प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, तो वो बहुत बड़ी असफलता थी मेरे लिए. पर उसके बावजूद मैंने हिम्मत जुटाकर दूसरा अटेम्प्ट दिया और उसमें मैंने इतनी अच्छी रैंक पाई जिसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ. जी गरिमा, यूपीएससी को मेल बैस्टियन कहा जाता रहा है, लेकिन अब देखिए 10 में से 6 लड़कियां चुनी गई हैं, 25 में से 14 लड़कियां आई हैं इस बार. क्या आकलन है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के फोकस रही हैं और आजकल तो पेरेंट्स उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, सब सोसाइटी का भी सपोर्ट, टीचर्स, मेंटोर सब सपोर्ट करते हैं. और इट इज़ ऑल्सो ये इस वजह से भी है क्योंकि हमारा डिटर्मिनेशन भी है और हमारी चाहत भी है कि हम थोड़ी आगे बढ़ें. बिल्कुल गरिमा, एक बहुत तमाम क्षेत्रों में आप लोगों को काम करने का अवसर मिलता है, लेकिन आप किस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे और कैसे? फोकस एरिया शिक्षा रहेगा, महिला सशक्ति पहली 2 प्रायोरिटी होगी और ये इन पर सबसे पहले काम करना चाहूंगी. जी, कैसे उस ओर आगे बढ़ सकेंगी आप, कुछ विचार? महिला सशक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है आज के टाइम पर वो है उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उस पर काम करना चाहूँगी और उनको एम्पावर करने के लिए जो मुझसे हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगी. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जुड़ने के लिए. और अब उमा हरती एन हमारे साथ हैं, तीसरी रैंक होल्डर हैं. उमा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. लड़कियां इतना बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? तेलंगाना से आप आती हैं. जी. I'm glad to be a part of that trend, the changing trend. I think now today the families and societies are choosing to support their daughters, their sisters, which is why women or girls are able to utilize their potential. So potential and capability have no gender. So I think it's the social mindsets and the family's choices that are changing. हमारे समाज में क्या बदलाव है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आई थिंक बहुत कुछ चीजें बदल गई है. फॉर इंस्टेंस, घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हो जैसे मैंने किया. So this is really useful for women and girls. Maybe not all families are willing to send them to Delhi, but studying from their own room is always possible. So internet availability of resources has made preparation asan for girls, I would say. So I think this is a factor. And secondly, as I mentioned earlier, families and the society, they are making a choice to support girls on par with boys. I think these two factors must have led the change. आप तीनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़कर एनडीटीवी इंडिया को समय दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोग प्रेरणा हैं देश की लड़कियों के लिए. आइए देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं. 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज किया है. उनका कहना है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए. 19 राजनीतिक दलों ने साझा तौर पर इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है. हमने तो, भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे. नए संसद भवन में जाने से पहले पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं. सरकार का कहना है हमने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में सबको बुलाया है. विपक्ष का कहना है संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अवमानना हो रही है, कायदे से उन्हें उद्घाटन करना चाहिए. 19 दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च पद की अधिकारी होती है और किसी हालत में, किसी सूरत में राष्ट्रपति जी की
गरिमा को, मान सम्मान को हानि पहुंचाना हम किसी के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। हम समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, सपा, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मणि गुट, बिथू थलाई चिरू थिगल कच्ची, लोकदल, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और मारूम लार्ची डीएमके जैसे दल बहिष्कार में शामिल हैं। इनके मुताबिक राष्ट्रपति को न बुलाया जाना न केवल महिला बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। इस विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके बहिष्कार किया है, क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो योग्य पात्र है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका अपमान है ये, उनके द्वारा इसका उद्घाटन न कराया जाना। हम सभी इसका विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो। प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। उधर सरकार की दलील है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करना सही है, इसका विरोध करना बेवजह विवाद खड़े करना है। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। फिलहाल विपक्ष में भारत राष्ट्र समिति, बसपा, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दलों ने इस समारोह में अपनी हिस्सेदारी को लेकर ऐलान नहीं किया है। यह सच है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति माने जाते हैं, इस लिहाज से उनकी एक अलग और प्रतीकात्मक अहमियत है। लेकिन संसद के नए भवन का उद्घाटन किसी राजनीतिक विवाद का शिकार न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही सरकार की। सवाल यह है कि क्या यह टकराव अब भी टाला जा सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अन्य नेताओं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश और विपक्षी एकता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल ने मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के बाद केजरीवाल विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद थे। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके। जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। विपक्षी एकता की बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोर से हमला बोला और लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई
तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल का मातोश्री का ये दूसरा दौरा था और कुछ दिनों पहले आदित्य ठाकरे भी दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। बुधवार को मातोश्री में हुई इस बैठक में अध्यादेश के अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी मुंबई में भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश पिछले कई महीनों से कर रही है और बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। G20 सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के बाजारों का आज दौरा किया। रिमझिम फुहारों के बीच उन्होंने पोलो व्यू मार्केट में काफ़ी समय गुजारा। इस मौके पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा है कि दुनिया भर के सैलानियों को कश्मीर घूमना चाहिए। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। दरअसल G20 की जो 3 दिन की मीटिंग है, इसकी कश्मीर में होना ही एक बड़ी अहमियत है और 3 दिन के बाद ये कंक्लूड जब हो रही है तो जो डेलीगेट्स हैं साइट सीइंग के लिए श्रीनगर के कई जगहों पे गए, गोल्फ कोर्स और यहाँ श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट जो काफ़ी खूबसूरत है। जो पहले 4 लेन एक रोड होता था, अब इसको एक थॉरोफेयर फुटपाथ पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया गया है। तो यहाँ कुछ शॉपिंग के लिए आए, कुछ यहाँ की खूबसूरत देखने के लिए आए। तो पहली दफ़ा है कि जब 3 धारा 370 को हटाया गया उसके बाद इस तरह का बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में मुनक़िद हुआ। और आज जिस तरह पहले होता था, जब भी इस तरह की कुछ विजिट होती तो कश्मीर में शट डाउन होता था, अलगावाद शट डाउन की हड़ताल की कॉल देते थे। आज कोई कॉल नहीं है, दुकानें बंद नहीं हैं, रिस्ट्रिक्शन सड़कों पे नहीं है। दरअसल सरकार की एक कोशिश है कि यहाँ पर्यटक बढ़े और इसके सबसे बड़ी मैसेज ये है कि अगर G20 के जो डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स, बाकी डिप्लोमेट्स यहाँ आ सकते हैं, यहाँ श्रीनगर के मार्केट में जा सकते हैं, दुनिया का कोई भी पर्यटक या मुल्क से आने वाला कोई भी पर्यटक कश्मीर में सेफ है और यहाँ कहीं भी जा सकता है। ये एक बड़ी मैसेज है। दूसरी है फिल्म टूरिज्म को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। उस जगह से जहाँ सिनेमा 30 साल से बंद है, वहीं से 3 दिनों में ये एक चर्चा हुई G20 डेलीगेट की पूरे दुनिया में फिल्म टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। और कश्मीर में प्रशासन का कहना है कि 400 जो शूटिंग्स हुई उनकी परमिशन दी गई, चाहे फिल्म की, चाहे एडवर्टीजमेंट्स, चाहे सीरियल की, पिछले 1 साल से कुल मिला के एक कामयाब विजिट है। G20 की जो मीटिंग है 3 दिनों से और आज इख्तिताम पजीर हुई, कल वापस जा रहे हैं। इस जो हमारी बात हुई यहाँ जो डेलीगेट्स के साथ, उन्होंने कहा कि ये कभी हम ये विजिट बोल नहीं सकते हैं जिस तरह कश्मीर में, चाहे उनकी हॉस्पिटलिटी हो, कश्मीर की खूबसूरती हो, तो यहाँ कश्मीर का क्राफ्ट देखना हो जो इस बाज़ार में मौजूद है, तो ये सब मिलके ये सारी यादें वो अपने साथ लेंगे और पूरे दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर आना, कश्मीर कितना खूबसूरत है और यहाँ आना भी बिल्कुल सेफ है। दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबियों के यहाँ छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर में छापेमारी 6 जगहों पर हुई है। ईडी सूत्रों की माने तो नए सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई है। संजय सिंह ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के घर पर रेड हुई है। ईडी ने बुधवार सुबह 7 बजे तीनों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है।
देश की बात में बात अब करते हैं मलीशा खारवा की। दिल को सुकून देने वाली कहानी। पहले मुंबई के बांद्रा की झुग्गी बस्ती में रहने वाली मलीशा अब एक मॉडल बन चुकी हैं और विश्वविख्यात ब्यूटी ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल्स के पोस्टर्स में नज़र आ रही हैं। मलीशा जो बिना बिजली और बिना पक्की छत वाले घर में रहती हैं, तारपीन की छत है इनकी, लेकिन उनका अब जीवन रातों रात बदल गया है। सौम्यता झलकती है उनकी छवि में और फॉरेस्ट एसेंशियल ने इनको चुना है अपने ब्रांड के प्रचार के लिए। और हमारे साथ है मलीशा। मलीशा, ज़रा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे आपको चुना गया? और पहले तो बहुत बहुत बधाई भी आपको कि आपको ये सब इतना प्रख्याति मिल रही है। मैं मलीशा खारवा हूँ। मैं ना अभी 10th क्लास में गई हूँ और मैं बांद्रा में रहती हूँ। दरअसल सभी ना ये जो मतलब मैसेजेस, रिक्वेस्ट, कोलैब के लिए मैनेजर सब करते हैं, तो मतलब इन्होंने शायद मैनेजर को मैसेज किया होगा, तो मैनेजर ने उनको रिप्लाई किया होगा, तो मतलब उनसे फिर पहले हम लोग मुलाकात किए। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, मेरे से बात की, फिर हम लोग फोटोज खींच के गए। फिर उसके बाद मेरे को मतलब उन्होंने बोला, फॉरेस्ट एसेंशियल वाले ने, कि मेरे को मतलब आपका वो निकालना है, वो वीडियो शूट वो सब। तो मतलब उन्होंने मैनेजर से बात की, उसके बाद बात करके ये सब हुआ। अच्छा मनीषा, तो आपके मैनेजर क्या बातचीत हुई इंटरव्यू में? और इंस्टाग्राम में भी आपकी तस्वीरें पोस्ट, आप क्या क्या उसमें होता है? पूछा तो कुछ, आपको पूछा कि आपको कैसे लगा, मतलब आप इंस्टाग्राम में इतने फेमस, आपको कैसे लगता है? तो मैंने बोली मुझे अच्छा लगता है, मैं इंस्टा पे हूँ। तो आप बोले, उन्होंने बोला आप पढ़ाई करते हो? तो मैं बोली हाँ मैं करती हूँ पढ़ाई। फिर ये सब इंस्टा पे तो मैं फोटोशूट जो करती हूँ वो पोस्ट करती हूँ। जी मलीशा, तो जीवन कैसे बदल गया ज़रा बताइए। आप बहुत परेशानियों में रहती हैं, बिजली नहीं रहती, छत भी नहीं थी, क्या बदला आपके लिए आपका सफ़र आगे का? और लड़कियों को क्या कहेंगी जो आपको देख रही हैं इस समय? पहले तो मैं पोस्टर्स पे नहीं थी, फॉरेस्ट एसेंशियल की वजह से पोस्टर्स पे हूँ और मैं सब जगह छाई हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद के लिए। और रही बात दूसरी गर्ल्स लोग की, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी मतलब कोशिश करें, जब तक वो लोग सक्सेस ना हो जाए तब तक वो कोशिश करें। ट्राई टिल यू गेट सक्सीड बिकॉज योर ड्रीम्स मैटर। एब्सोल्युटली। तो आपका लाइफस्टाइल, जीवन कैसे बदला, जरा बताइए। हाँ, दरअसल अभी पहले तो मैं हट में रहती थी, अभी मेरे पास घर है, बट अभी मैं उससे भी बड़ा घर लेने वाली हूँ। हाँ, उससे भी बड़ा घर लेने जा रही है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जो आपके परिवार में लोग बहुत खुश होंगे, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, क्या बातें होती हैं? फैमिली बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करती है। तो ये मलीशा खारवा की कहानी आपने देखी, किस तरह से झुग्गी बस्ती में रहने वाली लड़की अब एक मॉडल बन चुकी है। विदेशी पत्रिकाओं में इनकी तस्वीरें आती हैं और उन्होंने अपने लिए एक मकान ले लिया है और बड़े मकान का सपना है, अपने जीवन की बेहतरी के लिए सपना है। तो इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।